बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स का इफ्तिताह आज होगा। ओलंपिक्स की तारीख में पहली मर्तबा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम के बजाय पेरिस के मरकजी इलाके में दरियाए सीन पर होगी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वफूद कश्तियों पर सवार होकर दरियाए सीन पर परेड करेंगे। इफ्तिताही तकरीब दरियाए सीन से एफिल टावर के बागात और महलात तक 6 किलोमीटर पर मुहित होगी, जिसमें 100 कश्तियां तकरीबन 10,000 एथलीट्स को लिए पेरिस के मशहूर मकामात के करीब से गुजरेंगी। इफ्तिताही तकरीब में 3,000 से जायद फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे, जबकि तकरीब में पेरिस और फ्रांस की तारीख और सकाफत की नुमाइश होगी। फनकारों की शिनाख्त समेत बहुत से हिस्सों को भी खुफिया रखा गया है। सदर एमानुएल मैक्रोन आलमी खेलों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे, जबकि ओलंपिक मशाल भी रोशन की जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में 32 खेलों के 329 इवेंट्स होंगे। ओलंपिक्स के लिए अब तक 80 लाख से ज्यादा टिकट फरोख्त हो चुके हैं। ओलंपिक गेम्स 11 अगस्त तक जारी रहेंगी, जबकि सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 75,000 फौजी तैनात किए गए हैं। कराची में मारूफ ताजिर कोला नेक्स्ट और मीजान ग्रुप के मालिक जुल्फिकार अहमद को माड़ीपुर रोड से अगवा कर लिया गया। जुल्फिकार अहमद की गाड़ी मंगल के रोज माड़ीपुर रोड से मिली। जुल्फिकार अहमद की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जुल्फिकार अहमद दोस्त कैसर के साथ माड़ीपुर से क्लिफ्टन की तरफ जा रहे थे। गाड़ी सवार 8 अफराद ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और साथ ले गए। जुल्फिकार अहमद के दोस्त कैसर को कुछ फासले पर उतार दिया। जुल्फिकार अहमद कहां हैं, किसी को मालूम नहीं। खानेवाल से खबर शामिल करें। खानेवाल के इलाके अब्दुल हकीम में डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह डाकुओं ने शोरूम के अमले को असले के जोर पर यरगमाल बनाकर 4 लाख रुपए से जायद रकम और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। एबीएन न्यूज ने डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। एक के पास क्लैशनकोव जबकि 3 डाकुओं के पास पिस्तौल थे। मुसल्लह डाकुओं ने शोरूम के अमले पर तशद्दुद किया और असला लहराते हुए मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। खबर शामिल करें। पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने भी तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने बड़ी तादाद में कंटेनर श्रीनगर हाईवे पर पहुंचा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया और रावलपिंडी इस्लामाबाद की पुलिस ने तैयारियां पकड़ लीं। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर लग गए। रेड जोन सील। पीटीआई मुल्क भर में एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने की कॉल दे रखी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान के नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं, जबकि बाकी 41 आजाद अरकान के मामले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद तो किया, ताहम अब भी बाकी है। पीटीआई के 39 अरकान के नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिए गए, जबकि बाकी 41 आजाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 41 आजाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी हैं। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 जुलाई के फैसले में 41 अरकान को पार्टी वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई पर पाबंदी लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। आज भी हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अदलिया से दरख्वास्त है मामले का आज खुद नोटिस ले। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द इस पार्लियामान की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी इंशाअल्लाह। हमने सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक अपने 40 एमएनएस की कंफर्मेशन भी आज कर ली। 107 एमपीएस पंजाब से भी उनकी भी कंफर्मेशन कर ली। 91 एमपीए केपीके से भी हमने आज कंफर्मेशन कर ली। 9 एमपीए हमारे सिंध से भी हमने कंफर्मेशन कर ली। इंशाअल्लाह इनका भी नोटिफिकेशन जल्द इशू हो जाएगा और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर 4 ईवानों में इंशाअल्लाह पार्लिमानी पार्टी बनेगी।
वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़ ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से सदर पाकिस्तान का हौसला अफजा जवाब मिला है। तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट पर छापे के दौरान बहुत मशकूक मवाद मिला है। मिलने वाले मवाद से PTI के दूसरे ममालिक से रवाबत के सबूत मिले हैं। सदर मुमलिकत से जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उनका बड़ा हौसला अफजा रिस्पॉन्स था। बाकायदा एक सेल रन किया जा रहा था वहाँ पे, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है तहकीकात होने दी जाएं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। वज़ीर आज़म के कानून अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है बानी PTI का आर्मी चीफ के नाम पैगाम बहुत देर से आया। बानी PTI के इस पैगाम पर कोई किस तरह यकीन कर सकता है? क्या एक बयान से सारी चीज़ें भुलाई जा सकती हैं? राना सनाउल्लाह का कहना है जाल बनने की कोशिश की जा रही है, नजर आ रहा है ये कुछ करने की कोशिश करेंगे। उमर अयूब असद कैसर की बातों से शक पड़ता है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा है मुल्क की मकबूल तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। जब जजेस इनके हक में फैसला देते हैं ये जश्न मनाते हैं। हुकूमत बानी PTI की रिहाई के लिए बनने वाले एहतजाज से ये खुद खौफजदा हैं। इस वजह से पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। उन्होंने मजीद कहा यह जाली हुकूमत है, इससे अवाम की पजीराई हासिल नहीं। बानी PTI पिछले 1 माह से कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। जब इनकी मर्जी के केस फैसले होते रहे जिससे इनको, इनकी क़यादत को, इनकी पार्टी को फायदा होता रहे, तो वो सिस्टम जो है वो जस्टिस कर रहा है। इनको डर ये है कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के हक में होने वाला पुरअमन एहतजाज, ये अवाम की आवाज़ से इतना डरते हैं कि इनको दफ़ा 144 लगानी पड़ती है। जाली हुकूमत है। देखें, खान साहब ने ये कोई नया पैगाम आज नहीं दिया। खान साहब पिछले 1.5 महीने से 1.5 महीना पहले खान साहब ने कहा कि री इलेक्शन होने चाहिए। हमें कोई पैगाम नहीं आया जी, हम किसी पैगाम में के इंतजार में नहीं बैठे हुए। आगे बढ़ा आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही PTI पर पाबंदी का फैसला होगा। PTI पर पाबंदी खारिज अज अमकान नहीं, उन्होंने बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। हम अमन और ये लड़ाई की बात करते हैं। ये लोग अमेरिका की कठपुतलियां हैं, ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की ना करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है, होना कुछ भी नहीं। एहतजाज सबका हक है, करते रहें एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। 2 रुकनी हाई कोर्ट के बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे पहले दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा धमकियां जजेस को मिल रही हैं। जस्टिस इनवारुल हक ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया क्या वोट को इज्जत दो सियासी बयानिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि अगर तो बानी PTI ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, वो हमलों को लीड कर रहे हैं तो भी केस बनता है। आप सब कुछ खुद पढ़कर सुनाएं, हम नहीं पढ़ेंगे। आप सारी तकारीर और ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाएं, फिर रात को प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं अदालत ने मुल्जिम को छोड़ दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने PTI के खिलाफ गवाह परवेज खटक की बयान में तस्दीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया परवेज खटक ने 20 जुलाई को बयान दिया और 22 जुलाई को तस्दीक की दरख्वास्त दी। 190 मिलियन पाउंड केस में अदालत ने करार दिया परवेज खटक के 20 जुलाई को दिए गए बयान में तस्दीक की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। परवेज खटक ने 20 जुलाई को बयान दिया और 22 जुलाई को तस्दीक की दरख्वास्त दे दी। वाज़ेह रहे कि अपने बयान में परवेज खटक ने कहा था कि काबीना मीटिंग में उस वक्त के वज़ीर आज़म के इसरार पर बंद लिफाफे में एजेंडा मंजूर किया गया। मैं अपने बयान में यह तस्दीक शामिल करना चाहता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी कायम कर दी जो मुंतखब अवामी नुमाइंदों को दरपेश मसाइल का पायदार हल तलाश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के कौमी सूबाई असम्बली के अरकान की इस्लामाबाद में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म में वज़ीर ख़ारजा सागदार, वज़ीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमूर, इंजीनियर अमीर मकाम, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। मुलाकात में मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने मुल्कों से मसाइल के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ज़मशुदा अज़ला में सेहत और तालीम की मियारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कोई फौजी ऑपरेशन नहीं, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों को अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा जो भी ऑपरेशन होगा उसमें फ्रंट लाइन पर पुलिस और CTD होगी।
बड़े पैमाने पर होने वाले ऑपरेशंस का कंट्रोल पाक फौज करेगी। पुलिस और सीटीडी को जदीद आलात की फराहमी के लिए 3 अरब से जायद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा सीटीडी में मजीद भर्ती की जाएगी। बनू वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आप एहतजाज करना चाहते हैं मगर हम नोटिस ही कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने आमिर मुगल की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी तो पहले भी ऐसी दरख्वास्त लगी थी, उसका क्या बना? जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस की अदालत में हमारी दरख्वास्त लगी थी जो मंजूर हुई थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से दरियाफ्त किया कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन मुजाहरा करना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा। हमने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी थी मगर हमारी दरख्वास्त पर सुनवाई नहीं हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पंजाब भर में अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। गैलप ने पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2024 की दूसरी तिमाही सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। कारोबारी इदारों ने शहबाज शरीफ हुकूमत को मईशत के लिए खराब तरीन हुकूमत करार दे दिया। माली साल 2024-25 के लिए हुकूमत का मालियाती प्लान कारोबार के लिए गैर मौजू करार। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजनेस कम्युनिटी गैर यकीनी सूरत हाल और बजट में भारी टैक्सेस पर हुकूमत से शदीद मायूस है। माली साल 2024-25 के लिए हुकूमत का मालियाती प्लान कारोबार के लिए मौजू नहीं है। 5 में से 2 कारोबारी इदारे महंगाई को सबसे बड़ा मसला समझते हैं। 85% कारोबारी इदारे मौजूदा हुकूमत के मालियाती मंसूबे को अच्छा बजट नहीं समझते। कमर तोड़ी महंगाई की वजह से सार्फिन की कुव्वत खरीद मुसलसल कम हो रही है। सर्वे मुल्क के 30 अजला के 454 छोटे दरमियाने बड़े दर्जे कारोबारी इदारों के साथ किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है अमरीकी सफीर की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात पर किसी भी मुमकिन दरख्वास्त को पाकिस्तानी आइन और कानून के तनाजुर में देखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि बैरून मुल्क से किसी भी किस्म का तबसरा बिला जरूरत नाकाबिल कबूल और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट में एक मखसूस जमात ने हाउस ऑफ लॉर्डर में एक साइड में इजलास किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि अपना घर स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अपना घर स्कीम में 25 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई। BISP का डाटा अपडेट करने की जरूरत है। किसानों का भी दुरुस्त डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली के बिलों का अवाम पर बोझ बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए मंसूबा ला रहे हैं। 45 लाख सार्फिन 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए सोलर मंसूबा ला रहे हैं। इससे बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। मौजूदा दौर में फैसला साजी के लिए डाटा इंतहाई अहम है। मुस्तनद इदाद शुमार के बगैर ठीक फैसले नहीं हो सकते। दुनिया आज डाटा के तहत काम करती है। रिलीफ उन लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। वकला को पैगाम देना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर करें। रिसर्च के तरीकेकार अब तब्दील हो गए हैं। क्लिक करना है, मुतलका कानून सामने आ जाएगा। टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर करें वरना दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि नोटिस अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। हमारे जमाने में नोटिस को ढूंढना पड़ता था। टेक्नोलॉजी आ रही है और उसमें आगे आना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। हमें अपने आप को इक्विप करना है, हमें अपने आप को उन चीजों के साथ एक्वेंट करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से। कि टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक्वेंट करें, अपने आप को मास्टर करें। आज रिसर्च मोड, रिसर्च मेथड बिल्कुल बदल गए हैं। हम एक प्रोपोजिशन पे ALD पुराने खोल के बैठ जाते थे और बैकवर्ड चलना शुरू होते थे। ऑल द जजमेंट्स, ऑल द लॉ इज जस्ट अ क्लिक अवे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और दीगर शहरी के मुल्जमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट इतलात रऊफ हसन और दीगर मुल्जमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया।
FIA کے تفتیشی افسر نے رؤف حسن سمیت دیگر ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ FIA پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جانچنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ سردار لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ لگائے گئے تمام سیکشنل قابل عمل نہیں، کوئی الزامات ثابت نہیں ہوتا، ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت نے FIA کے تفتیشی افسر کی درخواست منظور کرتے ہوئے رؤف حسن سمیت 9 شریک ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز کی توسیع کر دی ہے۔ قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس 2024 اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ شہری ملک ناجی اللہ نے وکیل اظہر صدیق کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست کے مطابق نئے ترمیمی آرڈیننس میں ریمانڈ کا دورانیہ 14 سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ نئے ترمیمی آرڈیننس میں بدنیتی پر مقدمہ بنانے والے افسر کی سزا 5 سے گھٹا کر 2 سال کر دی گئی۔ PDM نیب قوانین میں 3 بار ترمیم کر چکی ہے۔ اب یہ نیا ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے جسے پارلیمنٹ میں بھی پیش نہیں کیا گیا۔ 14 دن سے زائد ریمانڈ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بدنیتی پر مبنی جھوٹا مقدمہ بنانے والے افسر کی سزا صرف 2 سال کیوں؟ نیب ریفرنس کے ملزمان 14 سال سزائیں بھگتتے ہیں۔ یہ ایک ظالمانہ قانون ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے۔ درخواست میں سیکرٹری کابینہ، صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے درخواست پر فیصلہ سنایا۔ فیصل فرید چودھری ایڈوکیٹ عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جیل کی مکمل کارروائی کالعدم قرار دے دی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری پر اڈیالہ جیل میں عائد فرد جرم بھی کالعدم قرار دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کا آرڈر کالعدم قرار دے دیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شیخ رشید کے لال حویلی کیس میں سیکرٹری مذہبی امور نے شیخ رشید کے وکلا کی نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی۔ شیخ رشید اپنے وکیل کے ہمراہ سیکرٹری مذہبی امور کے روبرو پیش ہوئے۔ سیکرٹری وزارت مذہبی امور نے لال حویلی کیس میں شیخ صدیق کی درخواست پر سماعت کی۔ شیخ رشید نے اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ ہائی کورٹ لال حویلی کے معاملے پر اپنے احکامات دے چکا ہے، وزارت مذہبی امور اس پر مزید کارروائی نہیں کر سکتی۔ سیکرٹری مذہبی امور نے پوچھا کہ ہائی کورٹ معاملہ نمٹا دیں تو اس کا سٹیٹس کیا رہ جاتا ہے۔ شیخ رشید کے وکیل بولے، چیئرمین متروکہ وقف املاک کا فیصلہ آنا باقی ہے، وزارت کو اس پر احکامات کا اختیار نہیں، نوٹس واپس لے لیں۔ سیکرٹری مذہبی امور نے شیخ رشید کے وکلا کی نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور ریچارجنگ ایجنسی نے نیپرا میں ایک نظر ثانی شدہ درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا گیا۔ CPPA نے پہلی 2 روپے 10 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگ رکھا ہے۔ نیپرا اتھارٹی اس درخواست پر 31 جولائی کو سماعت کرے گی۔ جون میں پانی سے 35.13%، مقامی کوئلے پر 11.06% بجلی پیدا کی گئی۔ فرنس آئل سے 1.95% اور مقامی گیس سے 8.66% بجلی پیدا کی گئی۔ درآمدی LNG سے پیدا ہونے والی بجلی 18.10% تھی۔ جوہری ایندھن سے 14.85% بجلی پیدا کی گئی ہے۔ IMF کا پاکستان سے ٹیکسٹائل، ایگریکلچر پروڈکٹس کے علاوہ دیگر شعبوں کی برآمدات بڑھانے کا مطالبہ۔ رپورٹ میں کہا، پاکستان خطے کے دیگر ممالک کے نسبت برآمدات بڑھانے میں انتہائی کمزور ملک ہے۔ ادائیگیوں پر پابندی، درآمدات کے لیے ٹیرف اور نان ٹیرف رکاوٹیں، ایکسچینج ریٹ پاکستان کی کم برآمدات کی بنیادی وجوہات ہیں۔ پاکستان کو برآمدات اور درآمدات کے لیے عالمی مارکیٹس میں مقابلے کے رجحان کی فضا کو دیکھنا چاہیے۔ مقامی صنعتوں کی پیداوار بڑھانے اور ویلیو ایڈیشن کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق IMF نے برآمدات بڑھانے کے لیے معاشی ٹیم سے پلان طلب کر لیا۔ IMF کی جانب سے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا معاملہ۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگست کے وسط میں بلائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو طے پایا تھا۔ ذرائع کے مطابق IMF بورڈ سٹاف لیول معاہدے کے 4 سے 6 ہفتوں بعد حتمی منظوری دے گا۔ بورڈ اجلاس سے پہلے پاکستان کو ایکسٹرنل فائنانسنگ کی یقین دہانی حاصل کرنا ہوگی۔ ماحولیاتی تبدیلی، قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے فنڈنگ پر جلد بات چیت متوقع ہے۔ IMF نے کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے پاکستان کی مجوزہ درخواست پر غور کا عندیہ دے دیا۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق طویل مدتی ترجیحی منصوبوں کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ IMF کا RSF پروگرام سستی اور طویل مدتی فائنانسنگ فراہم کرتا ہے۔
इस मकसद के लिए दीगर आलमी इदारों के साथ मिलकर काम करना होगा। रावलपिंडी के अंदरून और कदीमी इलाकों में शिकस्ता मखदूश इमारतें मकीनों के लिए खतरा बनी हुई हैं। शिकस्ता इमारतें देखकर किसी भी वक्त गिर जाने का डर लगा रहता है। मजीद देखते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी के कदीम अंदरून शहर के इलाकों राजा बाजार, डुंगी खुई, बाबड़ा बाजार और सराफा बाजार, लियाकत रोड समेत शहर के कदीम इलाकों में एक दो नहीं 112 खस्ताहाल इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ कमर्शियल हैं तो कुछ रहायशी। ज़लज़ले और कुदरती आफात कभी भी आ सकती हैं। ऐसे में मकीन इनखला के लिए तैयार नहीं। इन इमारतों के मकीन अरसा दराज से रहने वाले हैं, मुतबादिल जगह भी नहीं। खंडरात बताते हैं कि ये इमारतें भी कभी अजमत का शाहकार थीं, लेकिन अब ये अपना बोझ उठाने के भी काबिल नहीं। हर गुजरते लम्हे के साथ खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मकीनों और मुतलका हुकाम को मसले के हल की जानिब बढ़ना होगा ताकि इनकी जिंदगियां दाव पर न लगें। पंजाब हुकूमत और अदालती अहकामात के बावजूद कोई पेशरफ्त न हो सकी। जिले इंतजामिया और मुतलका अदारे गुज़श्ता 2 दहाइयों से अब तक किसी बड़े हादसे के मुंतजिर नजर आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत नज़ारों में से एक खूबसूरत नज़ारा अस्तोर में वाक़े रामा झील है। बर्फपोश पहाड़ झील की खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। इस झील के हसीन रंग दिखा रही है किरण कासिम। अस्तोर शहर से 18 किलोमीटर के फासले पर कुदरत का ऐसा शाहकार कि आंखें बंद करके झपकाना भूल जाए। सतह समुंदर से 13,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े रामा झील का हर रंग हसीन है। झील का साफो शिफाफ पानी सयाहों का इस्तकबाल करता है। मेरी तो पर्सनली फेवरेट है ये जगह तो, और यहाँ के जो व्यूज हैं और ये आप देखें वो ग्लेशियर्स देखें वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर आपने ये खूबसूरती एक्सप्लोर करनी है ना तो आपको आना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाइकिंग की है हमने। रामा झील अपनी खूबसूरती से सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। नागा पर्वत समेत बर्फपोश पहाड़ भी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। कैमरामैन इमरान शेर खान के साथ किरण कासिम, रामा अस्तोर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AB न्यूज़।